हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शोरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। शुरू करते हैं। ये जो है द हिंदू का फ्रंट पेज है, ये नहीं है ठीक है, बाकी का है। तो इसमें देखो, ये जो है द हिंदू का फ्रंट पेज। इस फ्रंट पेज के अंदर क्या है, ये तो सब पॉलिटिकल है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बेसिक अभी जान लेंगे आगे। और क्या चीज़ है, या फिर इसके बारे में नहीं दे रखा है शायद, आगे है ना, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, चलो देख लेंगे इसको। और क्या चीज़ है उसके अलावा, जीएसटी जो है काफ़ी रिकॉर्ड हाई के ऊपर चल रहा है, वन वर्ड न्यूज़ है, वन लाइन न्यूज़ है। उसके अलावा क्या चीज़ है, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है, सीआरए वगैरह आपको पता है। चलो, लेक्चर शुरू करने से पहले इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। कभी कभार मैं जो है पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करना भूल जाता हूँ, तो इन केस ऐसा मैं भूल जाऊँ तो आप ग्रुप के अंदर ही लिख सकते हैं, ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में जहाँ पर भी लिख सकते हैं कि पीडीएफ नहीं है, ठीक है, तो मैं अपलोड कर दूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसके अलावा पिछले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो पिछले वीडियोज़ यहाँ से देख सकते हैं। सब्सक्राइब अगर नहीं करा है चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है। देखो, कमेंट सेक्शन के अंदर भी अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी वगैरह, क्वेश्चन वगैरह है, कुछ भी फीडबैक वगैरह है तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्कशन के हिसाब से भी ये ग्रुप जो है बना रखा है। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो है मेरे द्वारा, आमिना मैम के द्वारा और ज्योति मैम के द्वारा जो रेगुलरली आते हैं वो सब आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पे देखो, फर्स्ट न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ जो है वो G20 और एक्स्ट्राडाइट वगैरह के ऊपर दे रखा है। तो यहाँ पे जो G20 के जो भी डेलीगेट्स वगैरह आए हैं उन सबको बोला गया है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, कौन है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, इन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को कहीं ना कहीं आपके वहाँ से रिलीज़ किया जाए, ठीक है, और यहाँ पर वापस जो है भेजा जाए, ठीक है, इंडिया के अंदर भेजा जाए, जो कि इंडिया से भाग गए। इंडिया के अंदर इकोनॉमिक कुछ ब्लैक मनी, कुछ भी जो है टेरर फिनेंसिंग हो गया, कुछ और भी जो बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह ऐसी कुछ और चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें कर करके जो बाहर भाग गए हैं, जैसे कि विजय माल्या हो गया, जैसे कि अपना नीरव मोदी हो गया, है ना, ठीक है, और मेहुल चौकसी हो गया, ठीक है, और भी ऐसे खूब सारे लोग हैं। तो ये जो वहाँ वहाँ जो चले गए, यूके वगैरह चले गए, तो उन्हें वापस जैसे यहाँ पर भेजो। यूके ही इकलौता नहीं है, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, वहाँ भाग भाग के वहाँ पे चले जाते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा राइट की ट्रीटी नहीं होती है, समझा। चलो, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट यहाँ पे ये एक जो है ओपिनियन सेक्शन के अंदर एडिटोरियल टाइप, आप कुछ भी कह लो, तो ये आया था। इसको एक बार थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। चलो, ये देखो, तो यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है, देखो G20 वगैरह के ऊपर आर्टिकल है। बेसिक अगर इसके बारे में आपको बताऊँ तो आपको ये तो पता ही है कि G20 की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है, इंडिया के पास है। इससे पहले किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास थी। इसके बाद किसके पास जाने वाली है, शायद ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका में से किसी एक के पास जाने वाली है। एक बार वापस चेक करके कमेंट में लिख कर बताना, है ना, या तो ब्राज़ील है या फिर साउथ अफ्रीका, दोनों में से किसी एक के पास जाना वाली है। अब देखो, अब ये तो G20 की बात होगी। G20 के अलावा एक G7 भी है। G7 के अंदर कौन आता है, फटाफट जो है सारे के सारे G7 को, G20 को और इन सबको एक साथ लिस्ट करेंगे। G7 के अंदर सबसे पहले कनाडा आता है, कनाडा के अलावा यूएस आता है, यूएस के अलावा जो है उसके अंदर यूके आता है, यूके के अलावा फ्रांस आता है, फ्रांस के अलावा जर्मनी आता है, जर्मनी के अलावा इटली आता है ना, इटली के अलावा जापान आता है। तो 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रीज हो गई। अब इन G7 के अंदर जब जो है 8th कंट्री मिल जाती है तो G8 हो जाता है, और 8th कंट्री कौन सी, रशिया है, तो G8 हो गया। अब इसी के अंदर जो है और 12 कंट्रीज आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको G20 बोलते हैं। इसमें एक्चुअली पर से 12 कंट्रीज नहीं है, कंट्रीज 11 ही हैं। एक जो है वो यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन के अलावा 11 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो इसके अंदर एक तो ईयू है, ईयू के अलावा इंडिया है, इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के अलावा ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अलावा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के अलावा चाइना है, चाइना के अलावा और कौन है बताओ, मेहिको है ना, और कौन है, तुर्कई भी है शायद, तुर्कई है, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 कंट्रीज़ कोई और भी हैं, 4 कंट्रीज़ और कौन सी है बताओ। रशिया हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ईयू गिन लिया, हाँ ईयू को भी गिन लिया, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा
शायद अर्जेंटीना भी है, ठीक है, शायद अर्जेंटीना भी है। अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील, ब्राज़ील नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ऐसी जो है टोटल कंट्रीज़ है, टोटल ये जो है G20 कंट्रीज़ हो जाती है। एक बार वापस देख लेना, अपन पहले इन सब का मैप वगैरह देख चुके हैं, ठीक है। अब समझो वैसे देखो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि कौन सी कंट्री आती है कौन सी कंट्री नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, कैसा आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंस के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर कट बात है, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आएगा। प्रीलिम्स के अंदर कैसा क्वेश्चन आएगा, 6 से 7 कंट्रीज़ के नाम देंगे एक साथ, 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 के नहीं, कम से कम 6 से 7 कंट्रीज़ के एक साथ नाम देंगे और उसमें से बोलेंगे बताओ इसमें से कौन कौन सी कंट्री G20 का पार्ट है। समझ में आया? तो ऐसे करके आ सकता है। तो इसमें अगर 6 से 7 के अंदर, अब यहाँ पे देखो मेजॉरिटी कंट्री, अगर मेरे को 20 कंट्री याद नहीं है तो कम से कम 16 तो याद है ही ना, ठीक है। 16-17 कंट्रीज़ तो याद है ही है अभी फिंगर टिप्स के ऊपर। तो अगर फिंगर टिप्स के ऊपर 16-17 कंट्रीज़ याद है तो उसमें से एलिमिनेट करके भी जो मैं है आंसर निकाल सकता हूँ। समझ में आया? तो 6-7 के अंदर कैसे देंगे, फिर वो कोड्स देंगे 1 2 3 ओनली, 2 3 4 ओनली। इसके अंदर जो है 1 पेयर ओनली, 2 पेयर ओनली, ऐसे नहीं देंगे। समझ में आया? फिर देखो ये तो अब G7 की जो प्रेसिडेंसी है, G20 देख लिया अपन, अब G7 की जो प्रेसिडेंसी है, G7 की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है, वो जापान के पास है। किसके पास है? जापान के पास है। तो जापान के पास जो प्रेसिडेंसी है, जापान ने वहाँ पर अभी अपने को, जैसे यूक्रेन है, ठीक है, तो यूक्रेन के एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि आप हमको जो है बैंगलोर में बुलाओ जहाँ पे आपका डायलॉग वगैरह हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का डायलॉग वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो आप हमें वहाँ पे बुलाओ, हम कुछ जो है स्टेटमेंट वगैरह देना चाहते हैं। अपन ने उन्हें मना कर दिया। तो जैसे ही अपन ने मना करा, जापान ने उन्हें इन्वाइट कर लिया कि आप तो जो है, हमारे पास G7 है तो आप तो जो है हमारे पास आ जाओ, हम आपको इन्वाइट करते हैं, हम आपको जो है जो भी आपको डायलॉग वगैरह, जो भी स्टेटमेंट वगैरह प्रेजेंट करना है, हम आपको वो प्रेजेंट करने देंगे। अब ये एक बात हुई। उसके अलावा देखो G20 के बारे में बस ये एक लाइन यहाँ पर दे रखी कि G20 कब आया था। तो G20 जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, ठीक है, तब जो है G20 बना था। G20 की अगर मैं बात करूँ, G7 G20, इसके ऊपर पहले भी एक क्वेश्चन अपन डील कर चुके हैं। वो क्वेश्चन क्या डील कर चुका है, सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले G7 बना, G7 के बाद में G8 बना, उसके बाद में G20 बना, उसके बाद में जो है सार्क बना, नहीं सॉरी सार्क नहीं, SCO बना, ठीक है, उसके बाद में SCO बना और फिर जो है लास्ट में ब्रिक्स बना, ठीक है। ये दोनों इनसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन डील कर चुके हैं पहले से। चलो फिर क्या चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे एक जो है शानदार बात लिखी हुई है कि जो यूक्रेन के अंदर जो वॉर हो रही है, ठीक है, इसके अंदर देखो पहले एक बार एक वर्ड बताता हूँ। ये देखो, ये इसी एडिटोरियल के अंदर है। इस एडिटोरियल के अंदर ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, इसको बहुत ज़्यादा शानदार स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ है, द कंसर्न इज़ ग्लोबल दिस टाइम, दिस इज़ नॉट जस्ट अ यूरोपियन प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात कही है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिस्टर एस जयशंकर, ठीक है, तो मिस्टर एस जयशंकर ने, अगर आपको याद हो तो फेमसली उनका एक फेमस, अभी थोड़ा टाइम पहले एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई यूरोप को जो है इस माइंडसेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि जो है यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। समझना? तो ये अभी किसने बोला था, अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर, अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था, है ना। अब ये उन्होंने स्टेटमेंट बोला था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था वर्ल्ड ओवर, है ना। तो उसी के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो है आगे जो ये स्टेटमेंट है, लाइन है, ये बिल्ड करी गई है। द कंसर्न इज़ ग्लोबल। इस बार कंसर्न ग्लोबल है, मतलब जो यूक्रेनियन जो कंसर्न है वो कंसर्न ग्लोबल है। वो कोई सिर्फ यूरोपियन प्रॉब्लम नहीं है कि जो है यूक्रेन और रशिया यूरोप के अंदर आते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वो बात सिर्फ यूरोप की नहीं है, बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड ओवर के अंदर क्या चीज़ हो रही है, वर्ल्ड ओवर के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। उसके अलावा जो ऑयल वगैरह की प्राइसेस हैं, ठीक है, ऑयल की प्राइसेस हैं, फूड की प्राइसेस हैं, काफ़ी सारी अलग अलग सप्लाईज की प्राइसेस हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। इनके ऊपर इफेक्ट आने के अलावा कोल्ड वॉर का एनवायरनमेंट जो है, कोल्ड वॉर का क्लाइमेट क्रिएट हो चुका है। तो कोल्ड वॉर के क्लाइमेट से भी पूरी पूरी दुनिया, पिछली बार भी जब कोल्ड वॉर हुई थी तो ऐसा नहीं है कि भाई जो है यूएस और यूएसएसआर को भ्रंट भुगतना पड़ा था। समझ में? पूरी की पूरी दुनिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड के बीच में, इवन कुछ तो जो है थर्ड वर्ल्ड के अंदर भी आ गया था। तो ये सारी की सारी जो है कंट्री जो है ये पिसी थी बीच में। समझ में? तो ये एक बात है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, अब ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर वहाँ पे जो उनकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, उनके ऊपर अटैक वगैरह करते हैं। उसके अलावा खुद की जो इनकी न्यूक्लियर ट्रीटीज़ हैं,
ठीक है, खुद की जो इनकी न्यूक्लियर ट्रीटीज़ हैं उनको जो है सस्पेंड वगैरह कर देते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। उसके अलावा क्या चीज़ है, चार्टर प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर प्रिंसिपल्स है, चार्टर प्रिंसिपल्स का मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जिनके अंदर किसकी बात है, पीस की बात है, समझ में आया, ठीक है, पीस की बात है, पीस ओवर द वर्ल्ड की बात है, उसको कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट हो रहा है, समझ में आया। फिर क्या चीज़ है, अच्छा उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये देखो तो इस बार जो G20 की जो ये मीटिंग हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट, इस फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट में मतलब अभी तक की G20 की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कुछ भी एक आउटकम डॉक्यूमेंट साइन नहीं करा गया, समझ में आया, ठीक है, कोई भी आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं आ पाया, कोई भी आउटकम डॉक्यूमेंट के ऊपर एग्री नहीं कर पाए। तो जो G20 के प्रेसिडेंट हैं, कौन है G20 के प्रेसिडेंट, इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने खुद का ही जो है एक स्टेटमेंट निकाला, एक प्रॉपर आउटकम जो है डॉक्यूमेंट, जिसको सारी ऑटोनोमसली साइन करा गया, सबके ऊपर सबका कंसेशस वगैरह था, वो चीज़ नहीं आएंगे, समझ में। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये चीज़ अपन ने देख ली। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आईएईओ के ऊपर बार बार मल्टीपल बार यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी एक दो बार शायद क्वेश्चन आया ही होगा, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये जो है इन्होंने बोला है कि क्या रिपोर्टेड एवरी सिंगल वन ऑफ एजेंसीज पिलर, कि हर एजेंसी का हर एक पिलर जो न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करता है, वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते जा रहे हैं डे बाय डे, समझ में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इशू वाली बात है। उसके अलावा लॉन्गर रिटर्न की न्यूज़ देखो, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार बात है, इसको जियोपॉलिटिकली समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात दे रखी है कि अभी क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर ये बात दे रखी है कि अभी क्या चीज़ है, रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है ना। इस रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर क्या हो रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो किसके ऊपर सैंक्शन लगा रही है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से रशिया जो है वो इकोनॉमिकली वीक हो रहा ना। अब इकोनॉमिकली वीक होने के बाद वो क्या करेगा, इकोनॉमिकली वीक होने के बाद वो कुछ जो है ऑल्टरनेटिव्स वगैरह ढूंढेगा, दोस्त वगैरह ढूंढेगा, जहाँ पर वो अपने जो भी है रिलाय वगैरह जिनके ऊपर कर सकता है। सबसे प्राइमरी इनका फ्रेंड कौन है रशिया का, तो वो चाइना है, समझ में आया। तो ये चाइना के ऊपर पॉलिटिकली, उसके अलावा जो है और भी जो सप्लाईज वगैरह हैं उनके ऊपर, उनके हिसाब से, और प्लस अगर ये वॉर ज़्यादा लंबी चलती है तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफेंस के हिसाब से भी ये चाइना के ऊपर रिलाय हो जाएगा कम्प्लीटली। अब जब रशिया चाइना के ऊपर हेविली रिलाय होगा तो चाइना को क्या मिलेगा, चाइना को एक शानदार मार्केट मिलेगा, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि और कोई रशिया से खरीदेगा नहीं, तो रशिया का पूरा मार्केट किसके पास जाएगा, चाइना के पास जाएगा। प्लस चाइना, रशिया के अंदर डोमेस्टिक भी ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो जो है वॉर टर्मोइल के अंदर बिजी होंगे, समझ में आया। तो उनका पूरा का पूरा मार्केट किसके पास होगा, चीप चाइनीज़ मार्केट, चीप चाइनीज़ गुड्स के पास होगा, समझ में आया। अब जब चीप चाइनीज़ गुड्स के पास होगा तो ये इस मार्केट से चाइना जो है अपने आप में स्ट्रेंथन होगा, चाइना जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, जैसे अगर यूएस जो है, यूएस अगर रशिया को हरा भी देता है, समझ में आया, इस वॉर के अंदर, ठीक है, मतलब कहीं ना डायरेक्टली तो दोनों यूएस और रशिया है नहीं, लेकिन अगर यूएस जो है लंबे टाइम, अगर उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो जो है रशिया को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है यूक्रेन से, सब ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद यूएस और ईयू वगैरह जो भी हैं, उसके बाद भी जो है यूएस और ईयू ही सफ़र करेंगे मैं, ठीक है, उसके बाद भी यूएस और ईयू ही सफ़र करेंगे। रशिया तो कर ही रहा है, रशिया तो नॉन स्टॉप कर ही रहा है, यूएस और ईयू भी सफ़र करेंगे, क्योंकि चाइना जो है वो पावरफुल हो जाएगा। ऑलरेडी चाइना जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जो है डिफेंस केपेबल कंट्री है, समझ में आया। तो अगर इतनी पावरफुल कंट्री जो है वो फिर क्या और ज़्यादा पावर गेन करेगी, और ज़्यादा पावर गेन करने के बाद इनकी ही जो हेजिमनी है उसको चैलेंज करेगी, समझ में आया। अब इनकी हेजिमनी को चैलेंज करने के साथ में यहाँ पर एक बात ये भी है कि रशिया का और अपना इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है ना, लेकिन चाइना के और अपने बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, वेरी हाई इशूज़, वेरी मच इशूज़, वेरी मैनी जो भी यार, ठीक है, चलो, तो काफ़ी सारे इशूज़ हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या बोल रहा था मैं आपको, अब यहाँ पे अगर आप देखो लॉन्गर एट कॉन्टिन्यूज वीकर रशिया, ठीक है, तो द वीकर रशिया विल गेट, ठीक है, सैंक्शन एंड आइसोलेटेड बाय मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज विल बिकम, उसके बाद क्या चीज़ है, मोर डिपेंडेंट इट विल बी ऑन चाइना फॉर मार्केट्स,
पॉलिटिकल कवर, परहैप्स इवन वेपन्स, समझ में आया, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वेपन्स के ऊपर भी जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। इंडिया नॉट टेकिंग साइड, इंडिया जो है अभी तो साइड कोई ले नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो चाइना की मदद कर रहा है, समझ में आया, ठीक है, चाइना की मदद कर रहा है और ज़्यादा पावरफुल होने में, समझ में आया। चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, रिन्यूइंग कमिटमेंट्स वगैरह। यहाँ पर अगर आप देखो तो यूक्रेन फाइनेंस मिनिस्टर, यूक्रेन की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो उन्होंने ये बात, मैंने यहाँ आपको बता दिया कि उन्होंने बोला कि भाई मुझे एक स्टेटमेंट वगैरह एड्रेस करना है मुझे G20 को, तो अपन ने मना कर दिया। फिर जापान ने इन्हें इन्वाइट करा, समझ में आया, तो ये सब अपनी बात हो चुकी है। फिर क्या चीज़ है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ देखो, तो इन परसेंट द, अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट है, इन परसेंट द यूरेनियम पार्टिकल्स एनरिच्ड इन ईरान, Iran's 2015 nuclear deal limited Tehran's uranium stockpile to 300 kilos। अब 3.67, अब देखो यहाँ पे बात समझना कि क्या मतलब है इसका, ये बताता हूँ। 2015 के अंदर JCPOA हुआ था, है ना, ठीक है, जॉइंट कोऑपरेशन, यहाँ पे देखो 2015 के अंदर ये चीज़ हुई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह आए, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप वगैरह आए, इन्होंने इसको जो है वापस इसको हटा दिया, ठीक है, यूनिलैटरली हटा दिया, डिसमेंटल कर दिया। अब ये ट्रीटी क्या है क्या नहीं है उसको अभी समझते हैं, उसे समझने से पहले एक बार रिविजन करते हैं। यहाँ पे ये G20 और जो है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स वगैरह के बारे में बताया। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपन ने क्या देखी, यहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप वगैरह ये सब चीज़ें अपन देख चुके हैं, IAEA वगैरह ये सब देख लिया, G7 वगैरह ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। यूक्रेन वगैरह, यहाँ पर अपन ने ये भी समझा कि जैसे ये जो स्टार ट्रीटी वगैरह है, तो स्टार ट्रीटी को स्टार्ट ट्रीटी के एबॉलिशन वगैरह से कैसे पूरे वर्ल्ड की न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वगैरह के ऊपर असर आ रहा है, जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर क्या असर आ रहा है, IAEA के जो बेसिक जो भी है प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर क्या असर आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। ये प्रॉब्लम अब की बार ग्लोबल प्रॉब्लम है, यूरोपियन प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी समझने वाली बात है। उसके अलावा यूक्रेन फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह ये सब अपन देख चुके हैं। अब समझो ये इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर देखो ये अलग न्यूज़ है, इस न्यूज़ के अंदर दे रखा है ईरान के बारे में, ठीक है। ईरान की अगर बात करें तो ईरान के साथ में, ईरान की जो है एक ट्रीटी हुई थी US वगैरह के साथ में, US और उसके एलाइज के साथ में 2015 के अंदर, उसे बोलते हैं JCPOA, समझ में आया, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, समझ में आया। तो ये जो JCPOA ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी के अंदर क्या बात थी, इस ट्रीटी के अंदर ये बात थी कि जो ईरान है, ईरान अपने पास सिर्फ और सिर्फ 300 किलो क्या कहते हैं 300 किलो यूरेनियम ही रख सकता है, एनरिच्ड यूरेनियम ही रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि भाई जो एनरिचमेंट होगा भी वो भी 3.67% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, समझ में आया, ठीक है, 3.67% या उससे कम, समझ में आया, ठीक है, 3.67% या उससे कम। थर्ड चीज़, फोर्थ चीज़ और भी कुछ एक चीज़ें थी, उन्हें भी डिटेल में समझेंगे। प्राइमरी इनकी बात हो रही है, अब इनकी बात से क्या लेना देना है। 2018 के अंदर क्या हुआ है, तो 2015 में ट्रीटी हुई थी, 2018 के अंदर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलेटरली इस ट्रीटी को खारिज कर दिया, और जैसे ही ये ट्रीटी खारिज हुई वैसे ही जो है ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए। ईरान के ऊपर क्या पहले भी सैंक्शंस थे, हाँ पहले भी सैंक्शंस थे 2015 से पहले, फिर जैसे ही ये ट्रीटी हुई थी तो सारे सैंक्शंस हटा दिए गए थे। अब जैसे ही ये ट्रीटी खारिज हुई तो सैंक्शंस वापस से लगा दिए गए। अब सैंक्शंस लगाने के बाद क्या होता है, सैंक्शंस लगाने के बाद जैसे इंडिया हो गया और रशिया हो गया और भी कोई सी भी कंट्री हो गई, समझ में आया, कोई सी भी कंट्री हो गई, अगर वो ईरान के साथ ट्रेड करेगी, उसके साथ किसी भी वे के अंदर अगर इन्वॉल्व होगी, कोई भी अलग अलग मल्टीपल वेज के अंदर जो भी है इन्वॉल्व होगी, तो इंडिया, रशिया, चाइना, इनके ऊपर भी बदले में सैंक्शंस लग सकते हैं, समझ में आया, इनके ऊपर भी बदले में सैंक्शन लग सकते हैं। इसलिए इंडिया के काफ़ी सारे वहाँ पे प्लान्स थे, जैसे कि चाबहार पोर्ट का प्लान, तो ये सारे के सारे हॉल्ट में चले गए, ठीक है, इनके ऊपर जो है जो रोक वगैरह लग गई, रुक गए ये सारे के सारे प्लान्स, ठीक है। और भी अपनी डील वगैरह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर आया। ऑयल, जो ऑयल अपन वहाँ से ईरान से मंगाते थे, ईरान से बहुत सारा ऑयल लेते थे अपन, तो वो उस ऑयल इंपोर्ट के ऊपर अचानक से बहुत ज़्यादा असर आया। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, इन सब की वजह से जो है कहीं ना कहीं अपने ऊपर, अपने डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर, अपने फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अपने जो फॉरेक्स है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर असर आया, समझ में।
अब क्या बात हो रही है कि इस 2018 के साथ ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई सिर्फ इन्होंने सैंक्शंस लगाया और ईरान ने कहा सॉरी सॉरी कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा तो कहा नहीं। ईरान ने भी रिटेलिएट करा। ईरान ने क्या चीज़ करी, ईरान ने जो है बदले में न्यूक्लियर एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया। अब अगर अभी बात करूँ तो अभी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? सबसे पहले यूएस, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, चौथा चौथा फ्रांस, पांचवा यूके, छठा इंडिया, ठीक है, सातवां पाकिस्तान, है ना, और आठवां नॉर्थ कोरिया, है ना। इस आठवें के अलावा एक और को सस्पेक्ट किया जाता है, इसका कोई भी कॉन्करेंट प्रूफ नहीं है कि उसके पास वाकई न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं है, बट एक सस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि पूरी पूरी उम्मीद है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये छुपा कर बैठे हैं, दिखाते नहीं है। वो कौन सी कंट्री है? वो है इसराइल। अब अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल और जो ईरान है, ये दोनों जो है परसिस्टेंट एनिमीज टाइप हैं, इनके बिल्कुल भी रिलेशंस ठीक नहीं चलते हैं। और यूएस वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वो इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि इन्होंने जैसे ही ये बात हुई तो इन्होंने वैसे ही ये तो कहते ही हैं कि भाई इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। इसराइल खुद कह रहा है हमारे पास नहीं है न्यूक्लियर वेपन। जैसे कह तो अपन भी 1999 तक रहे थे ना कि हमारे पास नहीं है, आ तो 1975 में ही गए थे, ठीक है, लेकिन ठीक है जो भी है। तो यहाँ पे ये बात है। अब उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा जैसे अगर इधर आप देखो तो उसके अलावा इधर अगर आप देखो तो इन्होंने जो है एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया। आज की तारीख में कितना एनरिचमेंट हो रहा है? 83.7% का एनरिचमेंट हो रहा है। कितने की बात हुई थी ट्रीटी के अंदर? 3.67%, ठीक है। हो कितना रहा है आज की तारीख में? 83.7% का एनरिचमेंट हो रहा है। अब 83.7% का एनरिचमेंट क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब आपको यहाँ से समझ में आएगा। जितना ज़्यादा यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, ये यूरेनियम 235 यूरेनियम का आइसोटोप है जिसे वेपन के अंदर, वेपन्स वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। अभी समझना, अभी अगर नेचुरल जो यूरेनियम है उसके अंदर 0.7% का एनरिचमेंट होता है। इन्होंने कहा कि 3.67% तक का आप एनरिचमेंट कर दो, जो कि क्या होगा, जो कि पावर प्लांट्स के अंदर काम में आएगा। जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर काम में आएगा, कमर्शियल जो है पर्पजेज वगैरह के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करने देते थे, क्योंकि उससे ज़्यादा के अंदर क्या चीज़ होती है, जो एनर्जी जो निकलनी होती है वो तो 3.67% में ही निकल जाती है, लेकिन उससे जितना ज़्यादा आगे जाता है उतना ज़्यादा वो वेपन्स ग्रेड की तरफ जाता है। वेपन्स ग्रेड का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियर वेपन, समझ में आया? तो उसके अंदर जो है न्यूक्लियर वेपन के अंदर ऐसा नहीं कि भाई आप कोई भी यूरेनियम सीधा जो है पटक दोगे और फिर ऐसे काम चल जाएगा। उसके लिए पहले यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है, उतना एनरिचमेंट करना पड़ता है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, तो हाई एनरिचमेंट एक होता है और एक वेपन्स ग्रेड होता है, प्रॉपर वेपन्स ग्रेड। हाई एनरिचमेंट के अगर आप हाई एनरिचमेंट के अंदर अगर आप देखो तो फ्यूल जो है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह का जो फ्यूल होता है न्यूक्लियर ही होता है, वो भी यूरेनियम ही होता है ना। तो यूरेनियम थोरियम वगैरह होता है, अभी यहाँ पे यूरेनियम की बात करते हैं। तो जो यूरेनियम होता है इसको 20% तक एनरिच कर दिया जाए। अब 20% का क्या मतलब होता है उसे समझना है। 20% भी कोई हल्की चीज़ नहीं होती। यहाँ पे इन्होंने कितना कर दिया? 83.67%। 20% का क्या मतलब होता है वो समझाता हूँ। ये देखो दिस इज समवेयर 20%। 20% का मतलब होता है कि ऑलरेडी, अच्छा नहीं सॉरी, नीडेड टू रीच 4%, नहीं चलो इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो 20% को अभी होल्ड करके रखना। 20% के आगे अगर आप चलो तो वैसे मैं वापस आऊँगा 20% के ऊपर, ठीक है। 20% से पहले यहाँ पे देखो 90% जो अगर यूरेनियम को आपने एनरिच कर लिया तो 90% यूरेनियम के बाद वो जो है जितना भी और ज़्यादा एनरिच करते जाओगे या उतने तक में भी अगर आप करोगे तो वो जो है वेपन्स ग्रेड हो गया। अब उसको आप मिसाइल के अंदर भरो और मिसाइल के अंदर भर के जो है जहाँ पर भी आपको फायर करना है वहाँ पर फायर करो, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, अगर यूरेनियम की बात करें तो 83.67% पर अभी है ये। 83.5% का अगर एफर्ट लगा देते हैं तो 4% एनरिचमेंट हो जाता है, ठीक है। नीडेड टू रीच 83.5% एफर्ट नीडेड टू रीच 4% यूरेनियम 235। उसके अंदर थोड़ा और एफर्ट डालेंगे तो फिर 20% तक आ जाएगा। मतलब इतना सारा एफर्ट खाली 4% के लिए लग रहा है, उसमें अगर थोड़ा सा और डालेंगे तो 20% आ जाएगा, उस मतलब और एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर अगर और डालेंगे थोड़ा सा और, ठीक है, तो 20 से सीधा 90% का जो है वो इजाफा हो जाएगा, समझ में आया? और 90% का क्या मतलब है? वेपन्स ग्रेड। अभी ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, वेपन्स ग्रेड। चलो फिर क्या चीज़ है?
अब यहाँ पे JCPOA के बारे में कुछ कुछ चीज़ें मैंने डाल रखी है, इनके बारे में आप जो है कहाँ से पढ़ सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर डील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी कंटेंट ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा है, अगर टाइम मिला तो एक बार डील कर लेंगे, बट अभी जो है एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये JCPOA कहाँ से पढ़ सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर PDF की जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक नीचे डाल दी है, वहाँ से ज्वाइन करके, उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लग रहा है डिसलाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। चलो, ये सारी फ़ोटोज़ डाल रखी है, इनको देख सकते हो। यहाँ पर एक बार इस मैप को देख लेते हैं। वैसे ईरान का मैप अभी आएगा डिटेल में, एक दूसरी न्यूज़ भी है तो उसको उसके अंदर भी देखेंगे। पहले यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दे रखा है तो उसको एक बार देख लेते हैं। ये ईरान है, ईरान के अंदर यहाँ पे कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो ये नतनाज है, ठीक है, तो यहाँ पर है, ठीक है, एक तो। उसके अलावा फॉर्दो है, फॉर्दो के अलावा अराक है, ठीक है। तो इन जगहों पे तेहरान तो इनकी कैपिटल है ना, यहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है, बोनाब वगैरह इसके अंदर भी रिसर्च वगैरह होती है। एनरिचमेंट और कहाँ पे होता है, बुशेर के अंदर भी होता है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। और यूरेनियम की माइन कहाँ पर है, तो बंदर अब्बास में है, बंदर अब्बास, ठीक है, इसको याद रखना, बंदर अब्बास में। बंदेर सेरी बेगवान कहाँ पर है, ये चीज़ कहाँ पर है बताओ, ये जो है ये कैपिटल है किसकी, ब्रुनई की, समझ में आया, ठीक है। और बंदर अब्बास कहाँ पर है, बंदर अब्बास ईरान में है, कंफ्यूज मत होना। चलो, उसके पास यहाँ पे और कौन कौन सी कंट्रीज है एक बार देख लेते हैं। इधर इराक है, ये है कुवैत, ये है सऊदी, ठीक है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अलावा ये है पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान के अलावा ये है अफगानिस्तान के अलावा यहाँ पे ये है तुर्कमेनिस्तान के अलावा ये अज़रबैजान है, ये है आर्मेनिया, ये वापस से अज़रबैजान की ही टेरिटरी है, ठीक है। फिर ये जो है ये शायद टर्की है या जॉर्डन है, पता नहीं, ये कौन सी कंट्री अभी देखते हैं, ठीक है, ये मुझे ध्यान नहीं कौन सी कंट्री है। चलो, बाकी सारी ये सारी कंट्री है। ऊपर यहाँ पे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्री टच करती है वो अपन देख चुके हैं। कैस्पियन सी के अलावा और कौन सी यहाँ पर है, ये जो है ये पर्शियन गल्फ़ है, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ़ है। और पर्शियन गल्फ़ के अलावा यहाँ पर ये वाली जो कंट्री है ये कतर है, ये बहरीन है ना। और ये जो है ये अपनी वो ये ओमान की टेरिटरी, इतनी सी टेरिटरी ओमान की, ये UAE है ना। और नीचे यहाँ पे वापस ओमान है। चलो, व्हाट हैपेंड, ये सब वही चीज़ें हैं। वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हो और PDF से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, अब इस वाले जो है ये क्या चीज़ है, ये भी टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में ही सही था। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं उतरूँगा, बस आपको एक बार बेसिक बता दूंगा, क्योंकि ये वैसे डायरेक्टली अपने लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन एक बार जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके हिसाब से देख लो। विंडसर फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, विंडसर फ्रेमवर्क थोड़ा टाइम पहले साइन करा गया। विंडसर फ्रेमवर्क के अंदर ये चीज़ है कि ये जो EU है, अब EU के पहले अगर आपको याद हो तो पहले ब्रेग्जिट से पहले जो यूनाइटेड किंगडम है वो किसका पार्ट था, वो भी EU का पार्ट था। फिर ब्रेग्जिट हो गया और यूनाइटेड किंगडम जो है EU से बाहर निकल गया। अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखो, यहाँ पे ये जो है ना ये चीज़ गलत दे रखी है। ये अक्सर जो है हिंदू वगैरह के अंदर अक्सर ये हल्के में लिख देते हैं, ये चीज़ गलत दे रखी है। जैसे यहाँ पे देखो, हाउ डिड इट लेड टू डिसरप्शंस इन ट्रेड बिटवीन नदर्न आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। नदर्न आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम आर वन एंड द सेम थिंग। नदर्न आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन आर टू डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पे समझो, ठीक है। तो UK के अंदर जो यूनाइटेड किंगडम है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, सबसे पहले नदर्न आयरलैंड, समझ में आया। तो जो नदर्न आयरलैंड की और इनके डिसरप्शंस है तो सबसे पहले नदर्न आयरलैंड ही आता है UK में। उसके अलावा और कौन सी कंट्री आती है, स्कॉटलैंड के अलावा क्या है, वेल्स के अलावा और कौन सी कंट्री, इंग्लैंड। तो ये चारों कंट्री जो है ये मिला के यूनाइटेड किंगडम बनाती, जिसके अंदर ये देखो स्कॉटलैंड हो गया, ये जो है इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड के अलावा ये वेल्स हो गया, वेल्स के अलावा ये जो है ये वाला नदर्न आयरलैंड हो गया, समझ में आया। अब अगर इनके अलावा अगर अपन देखें तो ग्रेट ब्रिटेन क्या चीज़ है, इन तीनों कंट्रीज़ को या फिर इस आइलैंड को, इस पूरे के पूरे आइलैंड को जो है ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इंग्लैंड समझ में आ गया, वेल्स समझ में आ गया, स्कॉटलैंड समझ में आ गया, ग्रेट ब्रिटेन समझ में आ गया, नदर्न आयरलैंड समझ में आ गया। ये आयरलैंड का जो है आइलैंड है, जिसके अंदर एक तो नदर्न आयरलैंड है और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। क्या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी इनका पार्ट है, UK का या फिर किसी और का, ग्रेट ब्रिटेन वगैरह का पार्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आयरलैंड है ये EU का पार्ट ज़रूर है,
समझ में आया? ठीक है, तो विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में बस इतना से याद रखना कि उनका जो अभी भी ट्रेड डिसरप्शन वगैरह चल रहे हैं, तो वो ट्रेड डिसरप्शन वगैरह से रिलेटेड कुछ है, नदर्न आयरलैंड और जो बाकी आयरलैंड वगैरह इन सबसे रिलेटेड कोई चीज़ है। अगर प्री के अंदर क्वेश्चन आ जाता तो अभी के लिए इतना इनफ है, समझ में आया? ठीक है, फिर क्या चीज़ है, देखो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, इसके अंदर ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने कैंपसेस खोलने वाली है। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी आईएफएससी के अंदर। ठीक है, इकोनॉमी में अपन पढ़ते हैं गिफ्ट सिटी आईएफएससी कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी जो है 2 कैंपस वगैरह खोलने वाले हैं। तो ये यहाँ के अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये अब इंडिया में आए हुए हैं, तो इन्होंने कुछ जो है डेटा वगैरह भी प्रेजेंट करा है, काफ़ी अच्छा डेटा है, उसको एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कौन कौन सी जो है यूनिवर्सिटी होगी, तो वॉलंगोंग यूनिवर्सिटी और डेकिन यूनिवर्सिटी है ना, गिफ्ट सिटी के अंदर आएगी। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, गिफ्ट सिटी ये कहाँ पर है? अहमदाबाद गांधीनगर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पर इन्होंने जैसे ये जो अपना एम्बिशन है, ठीक है, जो इंडिया का एम्बिशन है डेवलप्ड कंट्री बनने का अगले 25 सालों में, उसकी तरफ जाने की बहुत एक ये इम्पॉर्टेंट वो रहेगी। उसके अलावा एजुकेशन के ऊपर अगर फोकस करेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे, तो डेवलपमेंट इंडीड होगा ही होगा। और क्या चीज़ है, देखो इसको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा। और क्या चीज़ है देखो, उसके अलावा वाइब्रेंट जर्नी वगैरह यहाँ पे क्या चीज़ दे रही है, यहाँ पे कुछ डेटा प्रेजेंट कर रखा है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि एक अभी कुछ जो है 5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर 18% चिल्ड्रन ही हाई स्कूल क्लियर करते थे। आज वो फिगर 90% तक आ गया। तो एजुकेशन के अंदर गजब का काम करा मतलब इन्होंने, समझ में आया? उसके अलावा जो सिर्फ 7%, 5 साल पहले की बात हो रही है, सिर्फ 7% ही यूनिवर्सिटी डिग्री वगैरह मिलती थी जिनको, अब जो है वो 1 in 2 के अंदर आ गया। 1 in 2 का क्या मतलब होता है? 1 in 2 देखो थोड़ा डिप्लोमेटिकली लिखा हुआ है। 1 in 2 का मतलब होता है 50%, मतलब 2 में से 1, 2 में से 1 का क्या मतलब हुआ? 50%, सिंपल सी बात है, 1/2, समझना है? ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, उसके अलावा अबाउट 70,000 इंडियन स्टूडेंट्स, अभी अगर हम बात करें तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी कितने जो है इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर है? अभी जो है अराउंड 70,000 इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ते हैं, और 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ चुके हैं, समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। और क्या चीज़ है, तेहरान एक्सपेल्स 2 जर्मन डिप्लोमेट्स, तेहरान ने जो है 2 जर्मन, अब देखो इनका कुछ खेल चल रहा है। क्या हुआ, पहले तो जो ईरान है, ईरान ने एक जर्मन कोई पर्सन था उसके खिलाफ जो है कुछ पता नहीं क्या कुछ खेल हुआ इनका। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में जो है जर्मनी है, तो जर्मनी ने ईरान के 2 डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया कि तुम अपने घर जाओ, समझ में आया? तो अब क्या हुआ, अब ईरान ने वापस जो है जर्मनी के 2 डिप्लोमेट्स को घर भेज दिया कि तुम भी अपने घर जाओ, समझ में आया? तो खेल चल रहा है यहाँ पर। अपने लिए ये काम का नहीं है, अपने लिए क्या काम का है? जर्मनी और ईरान का मैप काम का है, समझ में आया? तो ये रहा ईरान का मैप, ये रहा ईरान का मैप। ठीक है, हाँ ये टर्की है, जो मैं इसके बारे में बता रहा था ना, ये टर्की है देखो। ठीक है, बाकी अजरबैजान हो गया। ये वाली जो टेरिटरी है ना, ये लिख नहीं रखा है, लेकिन ये वाली टेरिटरी आर्मेनिया की है, जो पतला सा ये आ रहा ना, ये पूरी टेरिटरी आर्मेनिया की है। फिर वापस से ये अजरबैजान है, अजरबैजान की 2 टेरिटरीज हैं। ठीक है, इधर भी है और इधर भी है। उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करें, ये तुर्कमेनिस्तान है 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से एक। अफगानिस्तान वेस्ट एशिया की पहली कंट्री। पाकिस्तान के अलावा यूएई अपन ने देख लिया, कतर देख लिया, बहरीन देख लिया, ठीक है, सऊदी देख लिया, कुवैत देख लिया, और ये भी ओमान है, इसको देख लिया, इस ओमान को भी देख लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा इधर पर्शियन गल्फ को देख लिया और इधर गल्फ ऑफ ओमान देख लिया। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है सबसे पहली बात तो ईरान को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है ईरान के साथ। तो ईरान के साथ सबसे पहले यहाँ पे टर्की के अलावा आर्मेनिया, आर्मेनिया के अलावा अजरबैजान, अजरबैजान के अलावा तुर्कमेनिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान के अलावा जो है इराक के अलावा बस। तो लैंड बॉर्डर तो ये सारी कंट्रीज ही शेयर करती हैं। मैरीटाइम बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री शेयर करती है? मैरीटाइम बॉर्डर के अंदर कुवैत आ जाता है, कुवैत के अलावा यूएई आ जाता है, यूएई के अलावा ओमान आ जाता है। बस ये 3 कंट्रीज और हैं जो कि मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कतर को गिनना चाहो तो कतर को भी गिन लो, बाकी ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज हो गई। फिर क्या चीज़ है,
फिर समझो कौन कौन सी सी के अंदर है, तो पर्शियन गल्फ अपन ने देख लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लिया, गल्फ ऑफ ओमान देख लिया, कैस्पियन सी देख लिया। बंदर अब्बास के बारे में अपन ने देखा, बंदर अब्बास के अंदर क्या है, यूरेनियम की इनकी फील्ड्स है। बंदर अब्बास के अलावा अपन ने शिराज को देखा, शिराज इस जगह पे शिराज नाम की एक वाइन भी आती है, वो अलग चीज़ होती है ना, तो शिराज अलग चीज़ होती है शिराज। उसके अलावा और क्या चीज़ अपन ने देखी, जैग्रॉस माउंटेन्स देखे। जैग्रॉस माउंटेन्स के अलावा पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो वो जो है सेकंड एनाटोलियन नॉट के बारे में पूछा था, तो वो ये जैग्रॉस माउंटेन जो है ये एनाटोलियन नॉट और उधर से टर्की से उधर से ही आते हैं, जो मतलब जो नॉट है, नॉट से काफ़ी सारी चीज़ें निकल रही है, जैसे एक एल्बुर्स माउंटेन्स है। एल्ब्रस माउंटेन अलग है, वो माउंटेन है, ये एल्बुर्स माउंटेन रेंज है, समझ में आया, ठीक है। तो एल्बुर्स माउंटेन्स हो गए, उसके अलावा जैग्रॉस हो गए। जैग्रॉस के अलावा यहाँ पे जो है दो डेजर्ट भी हैं, दश्त लुत और दश्त काविर, ठीक है, ये दोनों डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स के अलावा ये इसकी कैपिटल है तेहरान। तेहरान के अलावा और कौन सी सिटी है, अरक एक सिटी है। अरक के अलावा और कौन सी है, मशाद एक सिटी है। मशाद के अलावा तबरीज़ एक सिटी है। तबरीज़ के अलावा लेक उर्मिया। लेक उर्मिया के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा है, याद आ रहा है। लेक उर्मिया क्या है, लेक उर्मिया वो लेक है जो कि ड्राई हो रहा है, समझ में आया। सारे ड्राई लेक्स के बारे में अपन ने देखा था, जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो वो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स वाले जो है लेक्चर के अंदर मिल जाएगा आपको। ये कहाँ पर है, ये ज्योग्राफी के मैपिंग वाले के अंदर मैंने दे रखा है। उसके अलावा आमीना मैम जो है वो आर्ट एंड कल्चर वगैरह के वीडियोस भी डाल रहे हैं, पॉलिटी के वीडियोस भी आ रहे हैं, पॉलिटी के अलावा इको के भी कुछ एक वीडियोस डाल रखे हैं, है ना। इको के अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वीडियोज़ हैं, तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर क्या चीज़ है, फिर यहाँ पे देखो जर्मनी। ये जर्मनी है, जर्मनी की अगर अपन बात करें, जर्मनी का भी मैप एक बार देख लेते हैं। ये मैप अगर आपको विजिबल नहीं हो तो एक बार यहाँ से देख लो कि इस तरीके से अपन को देखने वाले हैं। एक बार ये देख लो, इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो देख लो, फिर उसके बाद अंदर इसको जूम इन कर दूंगा, ठीक है। चलो जर्मनी, जर्मनी की अगर अपन बात करें तो जर्मनी को कौन कौन सी कंट्री जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सबसे पहले तो पोलैंड आती है, ठीक है, जर्मनी का बेस्ट फ्रेंड है पोलैंड ठीक है। फिर उसके बाद जर्मनी का सेकंड बेस्ट फ्रेंड है चेक रिपब्लिक ठीक है, ये आता है। मतलब ये बेस्ट फ्रेंड इनको क्यों बोल रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी कंट्री, ऊपर जो है डेनमार्क है ना। डेनमार्क की काफ़ी सारी कंट्रीज़ पहले जर्मनी के अंदर ही आती थी। पोलैंड पहले जर्मनी के अंदर था, चेक रिपब्लिक को पूरा जो है जर्मनी के अंदर था। उसके अलावा क्या चीज़ है, मतलब पोलैंड नहीं था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था इन्होंने, थोड़ा आधे तक कर लिया था। नीदरलैंड जो है वो भी जर्मनी के पास में ही है ना। नीदरलैंड्स के अलावा यहाँ पे नीचे बेल्जियम है, बेल्जियम पे कभी कब्जा कर लिया था। बेल्जियम के नीचे फ्रांस है, फ्रांस पे भी कब्जा कर लिया था फिर उसके बाद और कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी बहुत ज़्यादा क्लोज एलाइज हैं, वेरी वेरी क्लोज एलाइज। इनफैक्ट जो आइंस्टाइन है उसको कई बार लोग जर्मन बोलते हैं, जर्मन नहीं था, ऑस्ट्रियन था। जो हिटलर है, हिटलर भी वैसे ऑस्ट्रियन था, समझ में आया। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा क्लोज है। जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया प्लस हंगरी, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज है। इन दोनों को एक साथ मिला के हैब्सबर्ग बोला जाता था, पहले हैब्सबर्ग थे ये दोनों, समझ में आया। चलो फिर उसके बारे में क्या, उसके अलावा क्या चीज़ है, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, है ना। यहाँ पे नीचे जो है स्विट्ज़रलैंड है, तो एक स्विट्ज़रलैंड और हो गया, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ हैं। चलो अब इसके अंदर थोड़ा जूम इन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नॉर्थ सी नज़र आई गई होगी, नॉर्थ सी के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा यहाँ पे बाल्टिक सी है, क्वेश्चन आ जाएगा भाई बाल्टिक सी को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। तो पहले तो बाल्टिक नेशंस आ गए तीनों, उसके अलावा जो है जर्मनी आ गया, उसके अलावा पोलैंड आ गया, रशिया आ गया, है ना, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, इधर ऊपर डेनमार्क अपन ने देख लिया। डेनमार्क के अलावा यहाँ पे देखो सिटीज़ तो खूब सारी है, बहुत सारी सिटीज़ हैं, लेकिन हमें इनको याद रखना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई अगर टर्मोइल में कोई सिटी होती है ना तो उसके बारे में ज़्यादा पूछते हैं, टर्मोइल की कंट्री के बारे में। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने काम की नहीं है। नदर्न यूरोपियन प्लेन्स वगैरह, यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रख सकते हो कि नदर्न यूरोपियन प्लेन्स कहाँ पर है। तो नीचे तो एल्प्स हैं, ऊपर प्लेन्स हैं, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो। नदर्न यूरोपियन प्लेन्स इधर है ना। हर्ज माउंटेन्स, हर्ज माउंटेन्स के अलावा और कौन से हैं यहाँ पे, ब्लैक फॉरेस्ट एक है, ठीक है, रीजन है, ब्लैक फॉरेस्ट रीजन, ये रहा। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है, ब्लैक फॉरेस्ट। यहाँ से राइन रिवर जा रही है, राइन रिवर जो है स्विट्ज़रलैंड से शुरू होती है, देखो राइन रिवर यहाँ से, राइन जगह से शुरू होती है स्विट्ज़रलैंड से, स्विट्ज़रलैंड से फिर वापस ऊपर जाते जाते, फेमस रिवर है, ऊपर जाते जाते जो है ये यहाँ पे रॉटरडैम है ना। रॉटरडैम के द्वारा, मतलब रॉटरडैम से होते हुए बाकी आगे नॉर्थ सी के अंदर जो है रिलीज़ हो जाती है, जो भी कह दो आप।
उसके अलावा कौन सी और क्या है यहाँ पे, कोलोन एक जगह है ना, कोलोन के अलावा एसन है ना, राइन रिवर वैली वगैरह तो है ही है। राइन रिवर वैली के अलावा फ्रैंकफर्ट है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट शानदार जगह है, फ्रैंकफर्ट है, बर्लिन इनकी कैपिटल है। और तो क्या है यहाँ पे, बोहिमियन फॉरेस्ट है, बोहिमियन फॉरेस्ट भी आप याद रख सकते हो। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, इस तरफ है जर्मनी में, बोहिमियन फॉरेस्ट इस तरफ है। बवेरिया एक रीजन है, बवेरिया रीजन शानदार है, तो बवेरिया रीजन को भी याद रख सकते हो, बवेरिया रीजन। और इधर नीचे बवेरियन एल्प्स, ठीक है, बवेरियन एल्प्स। म्यूनिक, म्यूनिक ये भी एक सिटी है, म्यूनिक भी सिटी, फेमस सिटी है, बहुत ज़्यादा फेमस सिटी है। डेन्यूब रिवर को देखो, डेन्यूब रिवर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेन्यूब रिवर जो है जर्मनी से शुरू होती है, जर्मनी से स्टार्ट होती है, याद रखना, जर्मनी से स्टार्ट होती है, जाएगी कहाँ पर, ये बहुत लंबी जाएगी, बहुत दूर जाएगी, और कैस्पियन सी में जाकर जो है वापस, सॉरी कैस्पियन नहीं, ब्लैक सी, ब्लैक सी में जाकर जो है ये ड्रेन होगी, ठीक है, इसको याद रखना। उसके अलावा कैस्पियन में तो सिर्फ एक वोल्गा ही आती है, वोल्गा और एक साथ एक छोटी सी एक और कोई रिवर है, बाकी बड़ी रिवर एक वोल्गा ही है। चलो फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, बस ये सारी चीज़ें देख ली यार अपन ने, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। आई होप JCPOA और ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट और ये सब आपको समझ में आ गया होगा। 3.67% की इन्होंने बात करी कि 3.67% तक आप जो है एनरिच कर सकते हो। ये अभी कितना एनरिच कर रहे हैं, ये जो है 83 सॉरी हाँ, ये अभी जो है 83.67%, ऐसे ही कुछ है ना, 83.7%, तो 83.7% जो है एनरिच कर रहे हैं। उसके अलावा जो बात करें यूरेनियम 235, ये वेपन्स ग्रेड कितना 90% से ऊपर अगर एनरिच हो जाता है तो वेपन्स ग्रेड के अंदर आता है। उसके अलावा कौन कौन सी कंट्री के पास ये वेपन्स ग्रेड यूरेनियम और न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है, वो सारे देख लिया अपन ने। और क्या चीज़ देखी है, JCPO के बारे में बेसिक चीज़ें दे रखी है। उसके अलावा अपन ने देखा कि यहाँ पे यूरेनियम की माइन कहाँ पे, तो बंदर अब्बास के अंदर है। उसके अलावा एनरिचमेंट एनर्जी वगैरह कहाँ पर होता है, अर्राक में होता है, अर्राक के अलावा फॉर्दो में होता है, फॉर्दो के अलावा नंताज में होता है, नंताज के अलावा इस्फहान में होता है, इस्फहान के अलावा बुशेर में होता है ना, इन सबको याद रख सकते हो। बोनाब और तेहरान वगैरह इनके अंदर इनकी रिसर्च फैसिलिटीज़ वगैरह है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा अपन ने विंडसर फ्रेमवर्क को देखा। कौन से फ्रेमवर्क को देखा, विंडसर फ्रेमवर्क को देखा। विंडसर फ्रेमवर्क जो है EU और जो अपना ये है नदर्न आयरलैंड वगैरह, इन सब के बीच की कोई चीज़ है। फिर उसके बाद क्या, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड है ना। फिर उसके अलावा अपन ने कुछ सिटीज़, ये यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा जो कि कहाँ आ रही है, जो कि गिफ्ट सिटी IFSC के अंदर आ रही है ना। कौन सी, वोलोंगोंग डियाकन, ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक है, ऑस्ट्रेलियन की है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, तेहरान और इनका मैप देखा। तेहरान के मैप के अंदर सबसे पहले अपन ने जो मतलब इसका ईरान का मैप देखा। ईरान के मैप के अंदर सबसे पहले अपन ने इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ देखी। नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अज़रबैजान है, अर्मेनिया है, टर्की है, ईरान है, सॉरी इराक है, और कुवैत है ना। मतलब कुवैत वो फिर वैसे नहीं है, बॉर्डर लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती। लैंड बॉर्डर के अलावा मैरी टाइम बॉर्डर के अंदर अपन ने कुवैत को देख लिया, कतर को देख लिया, अबू धाबी को देख लिया, उसके अलावा ओमान को देख लिया, है ना। ऊपर क्या चीज़ है, कैस्पियन सी है। नीचे क्या चीज़ है, नीचे पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान है ना। एक अपन ने लेक देखा, लेक का नाम देखा लेक उर्मिया। क्या नाम देखा, लेक उर्मिया। लेक उर्मिया के अलावा एक और लेक है, वो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, उसका नाम बताना, वो भी ड्राई हो रहा है। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कहाँ पर बताओगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। चलो लेक उर्मिया। लेक उर्मिया के अलावा अपन ने दो जो है डेजर्ट को देखे। कौन कौन से डेजर्ट, दश्त काबिर और दश्त लुत। उसके अलावा अपन ने क्या देखे, उसके अलावा अपन ने एलबुर्ज माउंटेन्स और ज़ाइग्रॉस माउंटेन्स को देखा। इसके अलावा अपन ने क्या देखा, इसके अलावा अपन ने जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखा, जैसे कि मशहद, तबरीज़, तेहरान, ठीक है, और एसफ़हान के अलावा शिराज के अलावा बंदर अब्बास, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखा। उसके अलावा क्या चीज़ है, जर्मनी का मैप देखा। जर्मनी में नीचे बवेरियन आल्प्स देखे, ऊपर अपन ने नदर्न जो है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स देखे। उसके अलावा अपन ने क्या देखा, उसके अलावा अपन ने इसकी जो है नेबरिंग कंट्रीज़ को देखा। नेबरिंग कंट्रीज चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक के अलावा पोलैंड है, पोलैंड के अलावा डेनमार्क, डेनमार्क के अलावा नीदरलैंड, नीदरलैंड के अलावा बेल्जियम, बेल्जियम के अलावा फ्रांस, फ्रांस के अलावा स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के अलावा ऑस्ट्रिया। समझ में। फिर अपन ने और क्या देखा, बवेरिया एक यहाँ पे रीजन देखा। बवेरिया रीजन कहाँ फेमस है, डेन्यूब रिवर भी यहाँ से निकलती, बवेरिया रीजन से निकलती। और जो डेन्यूब रिवर है ये आगे जाके कहाँ जाएगी, तो ये आगे इधर देखो ऑस्ट्रिया वगैरह के, ऑस्ट्रिया से होते हुए
ठीक है, ऑस्ट्रिया से होते हुए हंगरी, हंगरी से होते हुए रोमानिया, और रोमानिया से फिर जो है नीचे वापस ब्लैक सी से ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो, देख सकते हो, डेन्यूब रिवर, है ना। और उसके अलावा और क्या चीज़ है, उसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट रीजन देखा और बोहेमियन फॉरेस्ट रीजन देखा। बोहेमियन फॉरेस्ट जो है वो चेक रिपब्लिक और जर्मनी के बीच में है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, समझ में आया। ठीक है, फिर क्या चीज़ है, बस लार्जली यही चीज़ें देखी। राइन रिवर वैली देखी, राइन रिवर कहाँ से शुरू होती है, राइन जगह स्विट्जरलैंड में, वहाँ से शुरू होती है ना। चलो अब देखो ये अगला जो है एडिटोरियल टाइप कुछ भी कह लो, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का ही है वैसे ये। हाँ चलो ये लास्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको अगर आप देखो, इसके अंदर क्या चीज़ दे रखी है, सोशल वेलफेयर और जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में पहले भी काफ़ी लंबे टाइम से जो है ये न्यूज़ में चल रहा है, तो इसको अभी एक बार डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, अपने यहाँ पे कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, है तो कुछ 7-8 स्टॉक एक्सचेंजेस। जो प्राइमरी हैं वो दो हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों ही मुंबई के अंदर बेस्ड है। उसके अलावा अहमदाबाद वगैरह ऐसे 2-4 और भी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे समझो, तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये काफ़ी टाइम से बोल रहा था सेबी को कि हमको एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे स्टैब्लिश करना है, तो जिसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज और फॉर प्रॉफिट कंपनीज, एनपीओज और एफपीओज। ठीक है, एक एफपीओ अलग चीज़ होती है स्टॉक एक्सचेंज में ना, तो नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज और जो है फॉर प्रॉफिट कंपनीज, ये सारी जो कंपनीज हैं ये दोनों ही कंपनीज यहाँ पर इनलिस्ट वगैरह कर सकती है और पैसे यहाँ से उठा सकते हैं, समझ में आया। ठीक है, अब पैसे कैसे उठाएंगे, तो पैसे उठाने के लिए अपना आपको एनलिस्ट करेंगे, शेयर वगैरह, बॉन्ड वगैरह जो भी इनको निकालने हैं वो निकालेंगे। उसको जो है सामने जिसको किसी को भी सब्सक्राइब करना है वो इन्हें सब्सक्राइब करेगा तो इन्हें पैसे मिलेंगे। फिर ये पैसे कहाँ पर लगाएंगे, ये जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सोशल डेवलपमेंट के अंदर, सोशल वर्क्स के अंदर लगाएंगे। इनका क्या मतलब होता है, ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट वगैरह, इन सारे वर्क्स का क्या मतलब होता है, इन सारे वर्क्स का मतलब होता है, देखो इधर, eradicate either hunger, poverty, malnutrition, inequality, promoting education, employability, equality, empowerment of women, LGBTQA, ये पूरी, ठीक है, ऐसे नो डिसरिस्पेक्ट, उसके अलावा बोल रहा हूँ, ठीक है, LGBTQA कम्युनिटी। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट ऑफ ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड वगैरह, ये सारी चीज़ें। डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब होता है, लास्ट जो भी इको का वीडियो लिया था मैंने, कौन सा लिया था, ब्लॉकचेन वाला, उस वीडियो के अंदर समझाया था कि डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब होता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर बताएं, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, चलो तो ये डिजिटल डिवाइड, इसको जो है ब्रिज वगैरह करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर या इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई काम करे, अगर कोई जो कंपनी वगैरह है वो काम करे, ठीक है, तो उसको जो है फिर पैसा उठाने के लिए, उसको मार्केट से पैसा लेने के लिए यहाँ पे वो जो है अपने बॉन्ड्स वगैरह, अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, स्टॉक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको जारी कर सकते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स किस टाइप के हो सकते हैं, ये एक तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, समझना आराम से। देखो बॉन्ड का क्या मतलब होता है, बॉन्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसने भी बॉन्ड को सब्सक्राइब करा है, जिसने भी बॉन्ड को लिया है, वो सब्सक्राइब भी नहीं बोलेंगे, जिसने भी बॉन्ड को लिया है, खरीदा है, तो वो कंपनी का क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, और कंपनी को उसने उधार दिया है, क्या दिया है, उधार दिया है, और कंपनी ने उसके बदले में उसे जो है ये बॉन्ड जारी करा है ना। अब बॉन्ड जो है अलग अलग काफ़ी सारे टाइप्स के आते हैं, जिसके अंदर एक कूपन बॉन्ड्स और एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स की कुछ भी जो है उनके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता, आप इस तरीके से समझ लो। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले बहुत पहले की बात है, पहले के टाइम पे क्या होता था, ऐसे कूपन्स होते थे, आपने बॉन्ड लिया, मान लो $10 का बॉन्ड है, हर 10 और उसके साथ में $2 के कूपन्स होते थे, है ना। तो ये कूपन्स जो होते थे, ये कूपन्स क्या होते थे, वहाँ पे आप इसको फाड़ो और इसको फाड़ने के बाद में इसको फाड़ो, ठीक है, और फाड़ने के बाद में कंपनी को जाकर दे दो, तो वो आपको $2 दे देंगे, समझ में। इस तरीके से काम चलता था। फिर वापस इसको फाड़ो, ये कंपनी को जाकर दे दो, $2 देंगे, इसको फाड़ो, कंपनी को जाकर दे दो, $2 देंगे, फिर इसको, ये जो लास्ट वाला बचा, इसको कंपनी को जाकर दे दो, कंपनी $10 दे देगी। तो आपने कितने डॉलर दिए, आपने मान लो $10 में या $8 में, $9 में इसको खरीदा, और आपको वापस मिले कितने, वापस आपको जो है $14 और $16 मिल गए, समझ में आया, ठीक है, तो फायदे की बात है।
अब यहाँ पे जीरो कूपन और जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ होती है? तो जीरो कूपन का सबसे पहले बात तो मतलब है कि कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये जो इंटरेस्ट वाली चीज़ है ये नहीं देंगे। ये पहले होता था ऐसे फाड़ने और लगाने वाला ना, अब नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या होता है, ऐसे ही आपको जो है कूपन ऐसे समझ लेते हैं और ऐसे इंटरेस्ट देते रहते हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे ये मतलब है कि कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो इंटरेस्ट नहीं देंगे तो कैसे होगा? इंटरेस्ट नहीं देंगे तो लेट से कि ये जो है $100 का जो है बॉन्ड है, कुछ भी कूपन इसके साथ में नहीं है, $100 का बॉन्ड है, और $100 का बॉन्ड जब आपको बेचा गया तो $70 पर ही बेचा गया, समझ में आया? तो फेस वैल्यू से डिस्काउंट पर बेचा गया है, समझ में आया? फेस वैल्यू से डिस्काउंट पर बेचा गया। जब आप इसको वापस बेचोगे, जब वापस सॉरी कंपनी को दोगे, समझ में आया? तो कंपनी आपको वापस कितने देगी? इसके बदले में $100 देगी, तो आपको $30 का सीधा सीधा फायदा हो जाएगा, और उसी को इंटरेस्ट के अंदर आप जोड़ लो। तो इस तरीके से जीरो कूपन बॉन्ड इस तरीके से देखा गया। जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि अब की बार प्रिंसिपल भी नहीं देंगे। जैसे $100 का बॉन्ड है, खरीद लिया, 70 में खरीदा, 60 में, जितने में भी खरीदा, 100 में खरीदा, 100 में खरीदा, ना तो इंटरेस्ट देंगे ना ही प्रिंसिपल देंगे, भूल जाओ। तो अब ऐसा क्यों खरीदेंगे? सोशल वेलफेयर की चीज़ें हैं भाई, हंगर, पोवर्टी, एजुकेशन, इनइक्वालिटी, इन सब की चीज़ें हैं, समझ में, इसलिए, समझ में। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है? तो म्यूचुअल फंड से भी ये डोनेशंस वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। किसके अंदर है? याद रखना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। कौन कौन सी चीज़ें? हंगर, पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, है ना, विमेन का। उसके अलावा LGBTQIA+ कम्युनिटी का। उसके अलावा जो है एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट, और ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड वगैरह, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए। इनके अलावा भी और भी चीज़ें, प्राइमरी ये सारी चीज़ें। फिर क्या है यहाँ पे? ये बात दे रखी कि ये तो EPU, ये तो NPO का हो गया, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज है, उन सब का हो गया, है ना। जो फॉर प्रॉफिट कंपनीज है उनका क्या? ठीक है, FPE, जो फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेज है, इनका क्या? तो इनके जो है ये भी रजिस्टर कर सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर, ये लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन फंड इनके उठाने के तरीके वो नहीं होंगे, समझ में आया? तो ये जो है इक्विटी वगैरह रेस करके और फिर फंड उठा सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। और जितने भी प्रोविजंस हैं ICDR रेगुलेशंस वगैरह के, उनसे इन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये सेबी की रेगुलेशंस हैं। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? उसके अलावा अपन देखें तो ये ख़त्म हो जाता है। इस लेक्चर को अपन ने जो है शांति से पढ़ा, उसके अलावा इसका पूरा रिवीजन वगैरह भी कर लिया। अभी ज़्यादा कोई टाइम तो है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, अभी इनफ टाइम हो चुका है, लेक्चर लंबा भी हो गया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर नहीं लगा डिसलाइक करना ना भूलें। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कमेंट है, फीडबैक हैं, जो 2-3 होमवर्क मैंने आपको दिए, तो वो 2-3 होमवर्क कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। थैंक यू।